ये कहानी है प्राची और जानवी की, जिनका ससुराल कांच के बर्तन वाला था। इनका ससुराल कांच के बर्तन वाला होने के कारण ये दोनों बहुएं अक्सर परेशान भी रहती थी। मगर क्यों? ये जानने के लिए तो हमें इस मजेदार कहानी को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे कृतिका, मुझे पकड़ कर दिखा ना। तू तो कह रही थी तू स्कूल के रेस कंपटीशन में फर्स्ट आई थी, अब क्या हो गया? मैं अभी 2 मिनट में तुझे पकड़ लूंगी, समझा? तब पकड़ कर दिखा दिखा दिखा। ये कहकर हिमांशु भागने लगता है और कृतिका उसका पीछा करने लगती है। दरअसल ये बच्चे प्राची की ननद और उसके पति के चचेरे भाई के थे। वहीं दूसरी ओर ओफो, बच्चे इतने छोटे हैं और सासू माँ कह रही इन दोनों को कांच की कटोरी में रसगुल्ला दे दो। देखना, पिछली बार की तरह इस बार भी ये कटोरियां टूट जाएंगी। अच्छा जानवी, मैं मेहमानों को ये रसगुल्ले देकर आती हूँ। इसके बाद प्राची कांच की कटोरियों में सभी के लिए रसगुल्ले ले जाती है। आहा, लो लो, रसगुल्ला आ गया, खाओ खाओ। हाँ मम्मी, मुझे नहीं। चाची, मुझे सबसे पहले। तू चुपचाप बैठ, सबसे पहले रसगुल्ला मुझे मिलेगा। तू चुप बैठ, बंदर कहीं का। अरे अरे, आप दोनों लड़ो मत, मैं आप दोनों को एक साथ देती हूँ बस। हाँ। ओफो, दोनों मुंह मत बनाओ। ये लो रसगुल्ला, चलो खाओ। दोनों बच्चे कांच की कटोरियां उठाते हैं और अरे, मेरा वाला रसगुल्ला तो कृतिका के रसगुल्ले से छोटा है। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मी, मुझे नहीं खाना ये वाला रसगुल्ला, ये बहुत छोटा है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों के रसगुल्ले का साइज सेम है। चुपचाप खा लो बेटा। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा बस। ठीक है, अगर तू नहीं खाएगा तो मैं खा लेती हूँ। ये कहकर कृतिका हिमांशु का रसगुल्ला उसके कटोरे से उठाकर खाने लगती है, लेकिन हिमांशु उसे रोकता है। दोनों में कटोरे को लेकर खींचातानी होने लगती है और इसी खींचातानी में कांच की दोनों कटोरियां टूट जाती है। अरे बच्चों, तुम लोग भी ना बड़े शैतान हो। मुझे तो पहले ही पता था कि ये होने वाला है। बड़ी बहू, अब खड़े खड़े क्या सोच रही हो? जल्दी से इस कांच को हटा दो यहाँ से, नहीं तो किसी के पैर में लग जाएगा। उसके बाद प्राची कांच की कटोरियों के टुकड़ों को वहां से हटा देती है। जब मेहमान चले जाते हैं, इस बार भी दोनों बच्चों ने मिलकर मेरे दोनों कांच की कटोरियां तोड़ दी। तुम दोनों पता नहीं क्या करती रहती हो, जरा बच्चे को देख नहीं सकती? माँ जी, मैं तो किचन में थी, मैं उन्हें कैसे रोकती? सासू माँ, बच्चे तो शैतानी करते ही है ना, बच्चों का कब तक ध्यान रखा जाएगा? मैं तो आपसे कब से कह रही हूँ कि इन कांच के बर्तनों को रहने देते हैं, इससे हम लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। माँ जी। हाँ सासू माँ, जिठानी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे चुप चुप रहो तुम दोनों। तुम दोनों को क्या पता कि कांच के बर्तनों में खाना परोसने से खाना कितना अच्छा लगता है। अरे कांच के बर्तनों से अपना हाई स्टैंडर्ड पता चलता है भाई। तो आगे से जब भी कोई बच्चा घर में आएगा तो तुम दोनों को उस बच्चे का ध्यान रखना है। ये तुम दोनों की जिम्मेदारी होगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। इतना कहकर कात्यायनी वहां से चली जाती है। सासू माँ का क्या है, बस कह दिया और हो गया। जैसे ये काम तो चुटकियों में हो जाएगा। वही तो ये दिन तो बीत जाता है और अगला दिन आता है। घर की डोरबेल बजती है। जानवी तुरंत जाकर दरवाजा खोलती है और वो देखती है कि डिलीवरी बॉय एक पार्सल लेकर आया है और ये पार्सल उसकी सासू माँ का है। जिठानी जी, इसके अंदर क्या हो सकता है? अरे क्या होगा, वही कांच के बर्तन होंगे और क्या। हाँ, मुझे भी लग ही रहा था। आराम से इसे यहाँ पर रख देती हूँ, कहीं टूट गया तो सासू माँ मेरा दिमाग खराब कर देंगी। हाँ, आराम से रखना। जानवी बड़े आराम से उस पार्सल बॉक्स को नीचे रख ही रही थी कि अचानक से उसके हाथ से वो बॉक्स फिसलकर जमीन पर बड़े जोर से गिरता है, जिसके कारण उसके अंदर रखे हुए सारे कांच के बर्तन टूट जाते हैं। अरे जानवी, ये क्या हो गया? अब तो सासू माँ मुझे नहीं छोड़ेंगी। एक मिनट शांत हो जाओ। सुनो, ऐसा करते हैं, सेम टू सेम ऐसा ही बर्तन हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। उन्हें क्या पता चलेगा उनका ऑर्डर आया है कि नहीं। हाँ जिठानी जी, आप सही कह रही हैं। चलिए जल्दी से ऑर्डर कर लेते, मुझे ना बड़ा डर लग रहा है। अरे तुम चिंता मत करो, अभी सासू माँ को आने में करीब आधा घंटा तो है। चलो पहले इसे खोलकर देखते हैं कि इसके अंदर कैसे बर्तन है। दोनों देवरानी जिठानी जल्दी से उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसके अंदर रखे हुए बर्तन को देखकर फौरन वही सेम टू सेम कांच के बर्तन ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। जानवी, सासू माँ आ गई है। हाँ जिठानी जी। अरे दोनों वहां पर क्या खुसुर पुसुर कर रही हो? हाँ, जल्दी से चाय लेकर आओ। और हाँ, वो जो मेरे स्टाइलिश कांच के कप है ना, उसी में लेकर आना। उसमें चाय पीने में तो अलग ही आनंद आता है मुझे।
जी सासू माँ, अभी लेकर आई। इसके बाद प्राची अपनी सासू माँ को चाय देती है। थोड़ी देर बाद शाम भी हो जाती है और तब प्राची, जानवी, जरा दोनों यहाँ आओ। जी सासू माँ, बताइए क्या बात है। जी सासू माँ, बोलिए। दिन में कोई आया था क्या? अब नहीं सासू माँ, कोई नहीं आया था। क्यों? तो इस बात को बताने में इतना समय क्यों ले रही हो? नहीं तो माँ जी, कुछ नहीं। तुम दोनों क्या सोचती हो? तुम लोग मुझे बेवकूफ बनाओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? मुझे पता है, दिन में डिलीवरी बॉय आया था मेरे कांच के बर्तन डिलीवरी करने के लिए। चलो जल्दी से बताओ, मेरा पार्सल कहाँ है? वो तो टूट गया। और सासू माँ, वो कांच के बर्तन ना मुझसे टूटे हैं। अच्छा, बता तो ऐसे रही हो जैसे कोई बहुत अच्छा काम कर दिया है इसने। तुम्हें पता भी है वो कितना महंगा था? पूरे 4,000 का था, और वो यहाँ का नहीं था, इम्पोर्टेड था। तुम लोगों ने कभी इतने महंगे कांच के बर्तन देखे भी है? सत्यानाश कर दिया। सासू माँ, आपको पता नहीं है कि कांच के बर्तन हाथ से बहुत जल्दी फिसल जाते हैं, इसीलिए वो टूट रहे हैं। इससे अच्छा तो हम लोग स्टील के बर्तन इस्तेमाल कर लेते। हाँ हाँ, तुम लोगों को कहाँ पता होगा कि कांच के बर्तन का रुतबा क्या होता है। इस्तेमाल करना आता नहीं तो बस उसकी कमियां निकाल दो। और इस बार भी कात्यायनी अपनी दोनों बहुओं को बहुत सुनाती है और सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है। जानवी, इस कांच के बर्तन ने तो हम लोगों का जीना ही मुश्किल कर दिया है। और उससे ज्यादा सासू माँ ने। अगले दिन कात्यायनी की बचपन की सहेली उससे मिलने आती है। अरे नंदिनी, तू अचानक यहाँ? तू तो मेरा जन्मदिन भी याद नहीं रखती, लेकिन मुझे तेरा जन्मदिन बड़े अच्छे से याद था। आज तेरा जन्मदिन है ना? जन्मदिन मुबारक हो कात्यायनी बहन। भगवान तुझे सदा खुश रखे। अरे तू भी ना। अच्छा, और बता, घर में सब ठीक है ना? तेरे बेटे, बहू, नाती सब कैसे हैं? हाँ कात्यायनी, सब एकदम फर्स्ट क्लास है। तू बता, तेरे घर में सब कैसा चल रहा है? मेरे घर में भी सब ठीक है। अच्छा सुन, 11 दिन बाद मेरे नाती का जन्मदिन है, तो तू ज़रूर आना अपने परिवार के साथ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, तेरा नाती तो अब 3 साल का हो गया होगा ना? हाँ, अरुण अब 3 साल का हो गया है। दोनों सहेलियां ऐसे ही बैठकर गप्पे लड़ाती रहती हैं। तभी दोनों बहुएं घर में आए हुए मेहमान के लिए चाय, पानी, नाश्ता वगैरह लाती है। अरे जरा आराम से रखना, कहीं फिर से कांच के बर्तन तोड़ मत देना। प्राची कुछ नहीं बोलती, चुपचाप नाश्ता रखकर चली जाती है। अरे कात्यायनी, तू अपनी बहू को ऐसे क्यों बोल रही थी? अरे क्या बताऊं, मुझे कांच के बर्तनों का बहुत शौक है, इसलिए मेरे घर में खाना पीना कांच के बर्तनों में ही होता है। लेकिन मेरी बहुएं हमेशा स्टील के बर्तनों के पीछे पड़ी रहती है। वो कुछ नया ट्राई करना ही नहीं चाहती, और ऊपर से आए दिन मेरे महंगे महंगे कांच के बर्तन तोड़ती रहती हैं। बस इसलिए मैंने उसे समझाने के लिए बोला। अच्छा, तो ये बात है। मुझे बिना कांच के बर्तनों का बड़ा शौक है। करीब 15 दिन पहले मेरे दीदी के बेटे जो लंदन में रहते हैं ना, वो कांच के बर्तन लेकर आए थे। काफ़ी महंगे थे, लेकिन देखने में ना बड़े गजब के लग रहे हैं। तो जब मेरे नाती के बर्थडे में आएगी ना, तब तुझे दिखाऊंगी मैं। हाँ यार, मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ। पता नहीं क्यों जब कांच के बर्तनों की बात सुनती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। अगर मुझे अच्छा लगेगा ना, तो तेरा प्लेट तो मैं भी मंगवा लूँगी। वैसे वो प्लेट्स कितने तक पड़ जाएंगे? वही करीब 7-8 हज़ार। 7,000? अरे क्या हुआ, इतना चौंक क्यों गई? नहीं, मेरा मतलब है सिर्फ 7,000। हाँ, इससे महंगा वाला भी है, वो 15,000 वाला है। अच्छा, वैसे कीमत तो ठीक ठाक है। मैं ये कह रही थी कि पहले 7,000 वाला खरीद कर देख लेते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो 15,000 वाला भी मंगवा लेंगे भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ कात्यायनी, ये भी ठीक है। अच्छा, बात ही करती रहेगी कि खाएगी भी। ये ले पकौड़ियाँ खा। नंदिनी पकौड़ियाँ खाते खाते अपनी सहेली कात्यायनी के साथ गप्पे लड़ाती रहती है। थोड़ी देर बाद नंदिनी चली जाती है। अच्छा बच्चों, खाना खा लिया तुम लोगों ने? हाँ माँ, बोलिए, आप कुछ कह रही थी। माँ बताइए ना, आप हम दोनों से क्या कहने वाली थी? बेटा, मैं ये कह रही थी कि मुझे ना करीब 7,000 की ज़रूरत है। तुम लोग मुझे दे सकते हो क्या? मम्मी, 7,000? आपको अचानक से 7,000 की ज़रूरत क्यों है? हाँ मम्मी, बताइए ना। मुझे पता था तुम लोग यही बोलने वाले हो। इससे अच्छा मैं तुम लोगों से पैसे मांगती नहीं। अभी यही पैसे तुम दोनों की पत्नियों ने तुम लोगों से मांगा होता ना, तो तुम लोग तुरंत एक झटके में उन्हें दे देते।
लेकिन नहीं, तुम्हारी माँ ने मांगा है ना, तो कहाँ से दोगे? उल्टा मुझे पैसे देने के बजाय इतना सवाल जवाब कर रहे हो तुम दोनों। और अभिमन्यु, तू पूछ रहा है कि मुझे क्यों जरूरत है? क्या भाई, मैं एक इंसान नहीं हूं क्या? मेरी कोई जरूरत है नहीं है? अरे मुझे पेंशन मिलता है तो तुम लोग समझते हो कि मेरे पास तो कुबेर का खजाना है जो कभी खत्म ही नहीं होगा। अरे वाह, हम लोग तो बस पूछ रहे हैं, आप इतनी जरा सी बात पर इतना भड़क क्यों रही है? वही तो माँ, हम तो बस पूछ रहे हैं। और वैसे भी मैंने आपको 1 महीने पहले करीब 5,000 दिए थे ना। मैंने आपको कब मना किया है पैसे देने के लिए? हाँ हाँ, अच्छा है अच्छा है, सब हिसाब रख तू, 1-1 रुपये का हिसाब रखा तू मुझसे, कोई बात नहीं। अगले महीने पेंशन आएगी ना तो ले लेना तेरे 5,000। माँ, आप मेरी बातों को गलत ले रही हैं। मैंने कभी आपसे पैसे मांगे हैं क्या? तुम लोग सोचते हो कि सारा पेंशन मैं सिर्फ अपने ऊपर खर्च करती हूँ। अरे 6 महीने हो गए, एक नई साड़ी नहीं ली मैंने। बस थोड़ा कांच के बर्तनों का शौक है तो वो भी कभी कभी ले लेती हूँ। इसमें भी तुम लोगों को आफत होती है, मुझे पता है। तुम लोगों को इस बात से बहुत परेशानी होती है। और अभिमन्यु, तेरी पत्नी ने तो मेरे इतने महंगे कांच के बर्तन तोड़ दिए परसों। तुझे पता है उन बर्तनों की कीमत 4,000 थी। 4,000 का नुकसान हो गया मेरा। माँ जी, मुझसे गलती हो गई। मैंने कितनी बार तो आपसे माफ़ी भी मांगी, और आपको मैंने बताया ना कि मैंने वैसे ही सेम टू सेम कांच के बर्तन ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए हैं। यहाँ पर वो वाले बर्तन नहीं मिलते, वो मैंने दूसरे देश से मंगवाए थे, समझी? अच्छा ठीक है, अब बहुत हो गया। मुझे अब तुम लोगों से पैसों की बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है। मुझे तुम लोगों से 1 रुपया नहीं चाहिए, जा रही हूं मैं। अरे माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? माँ, कात्यायनी कमरे के अंदर चली जाती है। आखिर हमारे घर में ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे पता है, नंदिनी आंटी आई थी और वो सासू माँ से कुछ महंगे महंगे कांच के बर्तनों की बात कर रही थी जो किसी ने उन्हें लंदन से ला कर दिए थे। लगता है सासू माँ को वही महंगे बर्तन मंगवाने होंगे, तभी इतने पैसे चाहिए उनको। अच्छा, तो ये बात है। आपको पता है नंदिनी आंटी बहुत अमीर है। उनका बड़ा बेटा लंदन में जॉब करता है और साथ में उनकी दीदी के 2 बच्चे भी लंदन में रहते हैं। अब आप ही बताइए, उनके लिए 10-15 हज़ार रुपए के बर्तन खरीदना कोई बड़ी बात तो नहीं है। और हमने देखा है सासू माँ हमेशा उनकी कॉपी करने की कोशिश करती हैं। बोल रही थी 15,000 तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। वही तो, पहले मम्मी के कांच के बर्तनों के शौक से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन अब तो पानी सर के ऊपर से जा रहा है। आनंद जी, कुछ तो करना होगा हमें। अगले दिन जब दोनों बहुएं कांच के बर्तनों को धो रही थी, ये कांच की कटोरी कितनी भारी है और इसे मांजते वक्त कितनी परेशानी होती है, और ऊपर से इस बात का अलग से डर रहता है कि कहीं ये टूट ना जाए। वही तो जेठानी जी, और आराम से करिएगा क्योंकि ये सासू माँ की फेवरेट कांच की कटोरी है। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं। दोनों बहुओं को कांच के बर्तन धोने के लिए बहुत टाइम लग जाता था, क्योंकि कांच के बर्तनों को काफी बचा बचा कर और धीरे धीरे हाथों से मांजना पड़ता था। तो प्राची उस भारी कांच के कटोरे को धो देती है और उसके बाद एक कांच के गिलास को उठाती है। वहीं उस गिलास को मांजते वक्त प्राची का हाथ कट जाता है। अरे जेठानी जी, खून! अभिमन्यु जी, जेठ जी, सासू माँ देखिए, जेठानी जी का कांच से हाथ कट गया। सभी लोग दौड़कर किचन में आते हैं। अरे प्राची! अनंत अपनी पत्नी को उठाता है और तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाता है, जहां पर प्राची के चोट की मरहम पट्टी कर दी जाती है। अस्पताल से आने के बाद, माँ देखा आपने, आपके कांच के बर्तनों की वजह से आज भाभी को कितनी चोट लग गई है। और 3 महीने पहले जानवी का भी थोड़ा सा हाथ कट गया था ना। न जाने कितनी बार इन दोनों का हाथ थोड़ा थोड़ा कट ही जाता होगा। माँ, अब हमें स्टील के बर्तन लाने ही होंगे। कात्यायनी ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती। अगले दिन दोनों बेटे स्टील के बहुत सारे बर्तन ले आते हैं। यकीन नहीं होता, प्राची को इतनी चोट लग गई और तब भी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस बात से सभी लोग बहुत दुखी होते हैं। अगले दिन अचानक से कात्यायनी की ननद अपने परिवार वालों के साथ आ जाती है। वहीं जानवी भी उसी दिन अपने मायके चली जाती है। अब क्या करूं, एक बहू को चोट लगी है तो एक बहू महारानी निकल गई। अब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। तब भी कात्यायनी को अकल नहीं आती और वो कांच के ही बर्तनों में सभी के लिए सर्व करती है, क्योंकि उसे अपनी ननद को दिखाना था कि वो कितनी हाई स्टैंडर्ड वाली है। अरे ममता, खाओ खाओ, तुम्हें पता है ये वाली प्लेट मैंने लंदन से मंगाई है, बहुत महंगी है। और वो जो रेड वाली प्लेट देख रही हो ना, वो मैंने चीन से मंगवाई है। अच्छा भाभी। तो इसी शो ऑफ के चक्कर में कात्यायनी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो सबसे पहले तो अपने मेहमानों के लिए खाना बनाती है, फिर उसके बाद घर के बाकी काम करती है, और तब बारी आती है उन कांच के महंगे और भारी भारी बर्तनों को धोने की।
ओफो, वाकई में इन बर्तनों को धोने में तो बहुत आफत आ रही है मुझे। चलो कोई बात नहीं, बस एक ही दिन की तो बात है, कल से तो ये लोग चले ही जाएंगे यहाँ से। जैसे तैसे कात्यायनी उन कांच के बर्तनों को धो देती है। अरे भाभी, हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि 3 दिन और रुक जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक दिन तो बड़ी मुश्किल से मैनेज किया, ये मैडम 3 दिन और रुकेंगी? फिर क्या, कात्यायनी की तो 3 दिन तक क्लास लग जाती है और ऊपर से उसके कांच के बर्तन उसे बड़े परेशान कर रहे थे। ओफो, अब मुझसे नहीं होता, मैंने स्टील के बर्तनों में ही खाना दे देती हूँ। इसके बाद कात्यायनी सभी को स्टील के बर्तन में खाना परोसती है। ओहो भाभी, आज स्टील के बर्तन में खाना? अब हाँ, वो क्या है ना, कांच के सारे बर्तन गंदे पड़े हैं ना ननद जी, इसलिए। अच्छा चलो, ये भी सही है। अगले दिन कात्यायनी की ननद चली जाती है। सच में कांच के बर्तनों का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं होता। हाँ माँ, पहली बार आपने सच बात कही। है तो चलो अच्छा हुआ कि आपने स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करना तो शुरू कर दिया। वही तो माँ, हम लोग आपसे कब से कह रहे थे कि स्टील के बर्तन ही कंफर्टेबल होते हैं। हाँ बच्चों, मैं खामखाई बहुओं को परेशान कर रही थी। अब कात्यायनी बिल्कुल बदल जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि वो बेवजह ही कांच के बर्तनों को लेकर सबसे झगड़ा करती थी। चलो, अब सब अच्छा हो गया है। हाँ जेठानी जी, अच्छा हुआ कि मैं जानबूझकर मायके चली गई थी। बड़ी चालाक हो तुम। सब्जी वाली, ताजी ताजी सब्जी ले लो। सुबह सुबह सब्जी वाली की आवाज़ सुनकर नीता अपनी सोसाइटी के कंपाउंड में सब्जी लेने पहुंचती है। ये लो, अलिया भी आ गई। ओहो, नेहा भी यहीं आ रही है। अगर मैं 10 मिनट लेट सब्जी लेने पहुंचूं तो ये 10 मिनट लेट आएगी। आज मैं जल्दी आ गई तो जल्दी पहुंच गई। अब सब मिलकर मेरा मजाक बनाएगी। अरे वाह नीति, बड़ी जल्दी आ गई तू। लगता है नया नौकर रखा है तूने, वरना सब्जी लेने के लिए 10 मिनट भी कहाँ मिल पाता था तुझे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं खुद ही देर से नीचे आती थी। इतनी बड़ी सोसाइटी में एक अकेली मेरी प्यारी ही तो सब्जी बेचने आती है। सब्जी लेने सोसाइटी की औरतें उस पर ऐसे टूट पड़ती हैं मानो आज आखिरी बार सब्जी बिक रही हो। इसलिए मैं ज़रा आराम से आना पसंद करती हूँ। मुझसे ये भीड़ भाड़ में छीना झपटी नहीं की जाती। प्यारी, ज़रा टमाटर तोल दे और शिमला मिर्च भी। शिमला टमाटर? लगता है पास्ता बनने वाला है। अरे नहीं, मैं तो मिक्स वेज बना रही हूँ। मैदा मेरे घर में कोई खाता ही नहीं। वैसे तो व्हीट ग्रेन का भी पास्ता आता है, पर ज़रा महंगा आता है ना, भैया के बजट से बाहर हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने मेरी ये ड्रेस नोटिस की या नहीं? मेरे हस्बैंड गए थे ना दुबई, वहीं से लेकर आए हैं, इम्पोर्टेड है। चोर बाजार से कपड़े लाती है और इम्पोर्टेड बता देती है, बढ़िया ही। अरे तुम इतनी महंगी ड्रेस सब्जी लेने के लिए पहन कर आ गई? हाँ, तो कमी किस चीज़ की है मेरे पास? अगर ये ख़राब भी हो गई तो मेरे हस्बैंड तो हर महीने ही फ़ॉरेन जाते हैं, अगली बार सिंगापुर से कपड़े ले आएंगे। वैसे नेहा, तुम कब जा रही हो शॉपिंग पर? इस सूट को देखते देखते मुझे 4 साल हो गए। मेरी शादी से पुराना तुम्हारा सूट लगता है, अब नए कपड़े ले भी लो। नहीं देनी सब्जी तो बोल देना प्यारी, मैं कहीं और से ले लूँगी। ये कहकर गुस्से से बड़बड़ाती हुई नीता अपने फ्लैट में चली जाती है। अरे बहू, तू सब्जी लेकर नहीं आई? नहीं लाई मम्मी जी, और लाती भी कैसे। नीचे पहले ही सारी सपुलियाँ मुंह खोलकर मुझे डसने के लिए बैठी हुई थी। जिसे देखो बस यही कहती है, नए कपड़े ले लो, घर पर नौकर रख लो। पर इनकी सैलरी है ही कितनी जो मैं नौकर रख लूं? अरे तुम टेंशन मत लो नीता, इतने दिन तुमने बर्दाश्त किया है, कुछ दिन और सही। इस बार मेरा प्रमोशन होने ही वाला है। भगवान ने चाहा तो अगले महीने ही मेरी सैलरी डबल हो जाएगी। ये सुनते सुनते साल भर बीत गए कि सैलरी डबल हो जाएगी। मुझे तो सैलरी डबल होती दिख नहीं रही। महंगाई जरूर 4 गुना हो गई है। अगर बहस हो गई हो तो चाय पिला दो बहू। हाँ, इसीलिए तो आई हूं मैं इस घर में। लगता है नीचे कोई बात हुई है, वरना बहू इतने गुस्से में कभी नहीं रहती। वही तो, ज़्यादा से ज़्यादा बहू गुस्से में अनिल को 4 बातें सुना देती है, पर आज तो ये सबको लपेट रही है। अच्छा बहू, चाय बना रही है, तुम मेरे लिए ज़रा पकौड़ियाँ भी तल देना। नीता सभी को नाश्ता करवाती है और अपने पति का टिफ़िन पैक करके देती है। अनिल टिफ़िन लेकर ऑफिस चला जाता है, सुलभ बाहर टहलने चला जाता है और सुजाता अपनी सहेलियों के साथ सत्संग में। अनीता हो जाती है अकेली। सारा काम हो गया, कपड़े मशीन में डाल दिए। अब जाकर 30 मिनट मस्त टीवी देखूंगी। नीता टीवी ऑन ही करती है कि बगल वाले फ्लैट से कुछ ठोकने की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है।
कल रात को भी सीरियल नहीं देख पाई। अब रिपीट टेलीकास्ट देखने बैठी हूँ तो पड़ोसियों ने ठोका ठोकी शुरू कर दी। जाकर देखती हूँ फ्लैट नंबर 111 में हो क्या रहा है। नीता अपने बगल वाले फ्लैट में जाती है जहां वो देखती है कि नए झूमर लग रहे हैं। अरे नीता दी आओ आओ, नया ही तो फ्लैट है, अब फिर से काम करवा रहे हो क्या? वो क्या है ना, मेरी मैडम को हमारे घर का झूमर पसंद नहीं आ रहा था तो सोचा चेंज करवा दूँ। वैसे आप यहाँ वो मैं ये कहने आई थी निखिल जी कि आए दिन ना आपके फ्लैट में कोई ना कोई काम होता रहता है, ना मैं कोई काम कर पाती हूँ ना सो पाती हूँ। ओहो आई एम सो सॉरी नीता दी, आप अपने फ्लैट में ना नॉइज़ कैंसलेशन वाले डोर और विंडो लगवा लीजिए, उससे ना बाहर की आवाज़ घर पर नहीं आएगी। जिसके पास जाओ बस पैसे की बातें करते रहते हैं। बेचारी नीता बुरी तरह फंस चुकी थी। कोई उसका मजाक ना बनाए इसलिए अब नीता ने अपने फ्लैट से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। एक हफ्ते के बाद अनिल के ऑफिस में उसके प्रमोशन का अनाउंसमेंट होता है। तो इस बार की जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए प्रमोटेड होते हैं हमारे ऑफिस के बहुत ही होनहार एम्प्लॉई अनिल। जॉब से रिलेटेड आपकी लोकेशन और बाकी सारी डिटेल्स आपको मेल कर दी जाएगी। लोकेशन मतलब मेरा ऑफिस शिफ्ट हो रहा है सर? एक बार जिसे भी प्रमोशन मिला है उसे हम अपने ऑफिस के बाकी ब्रांचेस में शिफ्ट करते हैं, और किसी को भी इस ट्रांसफ़र से प्रॉब्लम है और अगर वो ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहते तो अनप्रोफेशनल बिहेवियर दिखाने के कारण उनका डिमोशन कर दिया जाता है। ये सुनते ही अनिल अपने ऑफिस के बाकी सारे ब्रांचों की सिटी चेक करने लगता है। तभी उसके लैपटॉप पर मेल आता है जिस पर उसके नए ऑफिस का लोकेशन था शहर से 60 किलोमीटर दूर जंगल वाला एरिया। अरे ये तो शहर का आउटस्कर्ट्स है, ऐसे जंगल में मम्मी पापा और नीति रहेंगे कैसे? उस साइड तो कोई लोकल भी नहीं जाती। अगर रोज़ टैक्सी से जाऊंगा तो आधी से ज़्यादा सैलरी तो टैक्सी के आने जाने में ही लग जाएगी। हमें वहीं शिफ्ट होना पड़ेगा, पर इसके लिए घर वालों को रेडी कैसे करूं? इसी टेंशन में अनिल अपने घर पहुंचता है। रात को सभी खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। बहू तू रोज़ 2 सब्जी बनाती है, आज सिर्फ एक ही सब्जी? क्या करूं मम्मी जी, इस सोसाइटी के बच्चों ने तो दिमाग का भाजी पाला कर दिया है। हर 2 मिनट में आकर बेल बजा देते हैं। आधा से ज़्यादा वक्त तो दरवाज़ा खोलने और बंद करने में ही चला गया, इसीलिए एक ही सब्जी बना पाई। अब तो मैं तंग आ गई हूँ इस सोसाइटी से। यहाँ से भले मुझे कोई जंगल में ही क्यों ना ले जाए, जंगल चली जाऊंगी, पर अब यहाँ रहने की इच्छा नहीं होती। अरे वाह, यही सही मौका है, लोहा गर्म है, मार देता हूँ थोड़ा। मेरे पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ भी है। बताओ पहले कौन सी सुनाऊं? पहले बैड ही सुना दीजिए। तो बैड न्यूज़ यह है कि हमें इस घर को छोड़कर जंगल में शिफ्ट होना पड़ेगा, पर गुड न्यूज़ यह है कि मेरी प्रमोशन हो गई है। अच्छा वो सब तो ठीक है, पर हमें जंगल में क्यों शिफ्ट होना पड़ेगा? तू हमें मारना चाहता है क्या? मेरा जो प्रमोशन हुआ है ना वो इसी शर्त पर हुआ है पापा कि मुझे शहर से 60 किलोमीटर दूर ऑफिस ज्वाइन करना होगा, और अगर मैंने ये प्रमोशन नहीं लिया तो मेरी जो सैलरी है वो आधी हो जाएगी। अरे नहीं नहीं नहीं, प्रमोशन छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी जाना पड़े मैं जाने को तैयार हूँ। मैं तो कहीं नहीं जाने वाली बेटा, मुझसे तो उम्मीद मत कर। तो फिर मैं वहाँ अकेला शिफ्ट हो जाता हूँ, यहाँ नीता आप दोनों का ख्याल रखने के लिए रह जाएगी। तो फिर आप वहाँ कैसे रहेंगे? आपको तो खाना बनाना भी नहीं आता, और वैसी जगह पर ना मैस होता होगा। मम्मी जी आप समझने की कोशिश कीजिए ना, और पापा जी आप भी। ऐसी इनकी सैलरी इतनी कम है, अगर इन्होंने प्रमोशन नहीं लिया और इनकी सैलरी आधी हो गई तो हमारा खर्च चलना मुश्किल हो जाएगा। और जिन दोस्तों के लिए आप यहाँ रुकना चाहते हैं ना, हमारे बुरे दिनों में वो हमारी मदद करने नहीं आएंगे। जो करना है अनिल को ही करना है। और नीता अपने सास ससुर को मना लेती है और पूरा परिवार मिलकर जंगल के बीच अपने नए घर में शिफ्ट हो जाता है। वाह वाह मम्मी जी, देखिए तो क्या खुली हवा है, क्या फिजाएं हैं। घर तो ऐसी जगह पर ही होना चाहिए। ऊपर से हमारे फ्लैट के आधे से भी आधे रेंट पर हमें ये घर मिल गया। हाँ हवा तो साफ है, बाहर इतनी जगह है कि आप आराम से वॉक कर सकते हैं पापा। मैं तो सोच रहा हूँ हम बाहर गाय या भैंस बांध लें, उनका दूध निकलेगा और शहर जाकर मैं दूध भी बेचाऊंगा। देखा मम्मी जी, कितना शुभ है हमारा ये घर। यहाँ आते ही बिजनेस के आइडियाज़ भी आने शुरू हो गए। अरे बेटा यहाँ किचन पूरी तरह एडजस्ट हुआ नहीं और तू दूध बेचने की बात कर रहा है। घर तो पूरी तरह एडजस्ट होने दे, आधा सामान तो अभी तक बाहर गाड़ी में ही पड़ा है। 2 से 4 दिन तो घर एडजस्ट करने में ही लग जाएंगे। आधा अधूरा घर एडजस्ट करके जैसे ही नीति और उसकी सास बैठते हैं कि बिजली गुल हो जाती है। अरे यार अनिल, सेक्रेटरी को फ़ोन करो ना, लाइट कैसे चली गई?
लगता है तू अभी तक हमारे फ्लैट से बाहर नहीं आई बहू। ये हमारी सोसाइटी नहीं है, यहाँ कौन सा सेक्रेटरी आएगा। तू एक काम कर बेटा, जिस मीडिएटर ने तुझे घर दिलवाया है उसे फ़ोन कर। अनिल मीडिएटर को कॉल करता है, जो उसे बताता है कि जंगल के बीच लाइट जाने के बाद कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या? इसके पहले 1 हफ्ते तक बिजली नहीं आई थी? ऐसे कैसे अंकल यहाँ घर दिलवा दिया आपने? मैं आपकी ऑफिस का सबसे नज़दीकी घर यही है, अगर नहीं चाहिए तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत लोग हैं घर लेने के लिए। अब नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। अनिल किचन से कैंडल लेकर आता है। शाम हो गई है, भूख लग रही है, वो भी बड़ी ज़ोर की, कुछ बना दो ना नीता। नीता किचन में खाना बनाकर सभी को खिलाती है। काले घोर अंधेरे में 4 मोमबत्तियों के बीच पूरा परिवार खाना खा रहा था। आप सबका मुंह क्यों उतरा हुआ है? तुम भूल गई नीता, तुम्हें कैंडल लाइट डिनर पर जाना था मेरे साथ। अरे कैंडल लाइट डिनर ही समझ लो इसे। अपने पति की प्रमोशन से ज़्यादा नीता तो अपनी सहेलियों से पीछा छुड़वाना चाहती थी और उसी चक्कर में वो जंगल के बीच अपने ससुराल में आ गई थी। पर अब धीरे धीरे जंगल के ससुराल की प्रॉब्लम समझ में आ रही थी। अगली सुबह नीता सब्जी लाने बाजार निकलती है, जहाँ रास्ते में उसे एक औरत मिलती है। इधर कहाँ जा रही हो बेटा? इधर कोई सब्जी मंडी ना है। पिछले 20 मिनट से चल रही हूँ मैं आंटी जी। एक भैया ने बताया कि सब्जी मंडी इसी रास्ते में है, बस 5 मिनट की दूरी पर। और अब आप कह रही हैं कि यहाँ कुछ नहीं है। 5 मिनट की दूरी, 5 मिनट की दूरी कहकर यहाँ लोग ना घंटों चलवा देते हैं। मैं भी जब यहाँ पहली बार आई थी तो मुझे भी लगा था सब कुछ पास ही होगा, पर यहाँ पर कुछ भी पास ना है। मेरे हस्बैंड तो हफ्ते में 1 बार बाजार जाते हैं और राशन, साग सब्जी, ज़रूरत का बाकी सारा सामान ले आते हैं। वो फॉरेस्ट ऑफिसर है ना। पहले मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, पर अब मुझे रहना इसी जगह पर है तो अब आदत सी हो गई है। पर ये जगह तो शहर से ज़्यादा दूर भी नहीं है। उसके बाद ऐसा क्यों? 60 किलोमीटर ही तो दूर है शहर से। ये ज़रूर तुम्हारे पति ने तुम्हें बताया होगा। मेरे पति भी मुझे यही कहकर लाए थे यहाँ। ये शहर से 150 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, वो भी उल्टे तरफ से। तो आसपास कुछ भी मिले ऐसी तुम उम्मीद करना ही मत। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, शाम को 6 के बाद ना खिड़की दरवाजे बंद रखना, क्योंकि यहाँ सियार घूमते हैं। हाँ, 2 सियार तो सुना था आंटी जी, अब ये सियार क्या चीज़ है? अरे बड़ी सी लोमड़ी का आकार का होता है ना। कोई कहते हैं वो इंसानों को उठा कर ले जाते हैं, तो ज़रा ध्यान रखना। मेरे हस्बैंड का ना नंबर ले लो, तुम्हें कोई ज़रूरत पड़ी तो मुझे फ़ोन कर लेना। अब मैं चलती हूँ। बेचारी नीता तो बुरी फंसी थी। वो ना यहाँ की रही न वहाँ की। एक दोपहर नीति खाना बना रही थी, जैसे ही वो नल खोलती है पानी आना बंद हो जाता है। मम्मी, नल में पानी नहीं आ रहा, खाना कैसे बनेगा? अब मुझे क्या बोल रही है, मैं क्या करूं? सुबह अनिल फल लेकर आया था, मैं वही फल खा लूँगी। तुझे ही जाना था ना जंगल के ससुराल में, आ गई ना, खुश रह, एंजॉय कर। पानी वैसे भी ना यहाँ कम हो जाता है बेटा। वो मीडिएटर बता रहा था कि अगर पानी ख़त्म हो जाए तो पास में एक झरना है, वहीं से पानी भरना होगा। साफ़ पानी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए जी, आप क्या कुछ भी बोल रहे हैं? झरने में पानी भरने गई और झरने में ही बह गई तो बहू कहाँ से लाएंगे हम? और ऐसे रास्ते में तो लूट खसोट भी बहुत होती है, किसी ने चैन वैन खींच लिया तो। हम 19वीं सदी में तो नहीं आ गए मम्मी जी? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? रोना धोना था, पर रहना भी तो वहीं था, क्योंकि नीता के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। एक शाम नीता को उसकी फ्रेंड नेहा का कॉल आता है। और कहाँ है तू आजकल? नीता, सुना है तूने कोई फार्म हाउस ले लिया है। क्या बात है भाई? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। कुछ 1.5 करोड़ के आसपास का पड़ा, पर मैंने बोला भाई लेना है तो ले लो, प्रॉपर्टी है, काम आएगी। और वैसे भी ना सोसाइटी के 2 BHK फ्लैट में तो मेरा दम घुटता था, सो हम यहाँ गए। वैसे आलिया को ना इस बारे में ज़रूर बताना, अगर उसे कोई फार्म हाउस लेना हो तो यहाँ आसपास में दिलवा दूँगी। ये तो बहुत सही है। वैसे मैंने तुझे ये बताने के लिए कॉल किया था कि कल हमारी सोसाइटी में प्रोग्राम होने वाला है, वहाँ सभी कपल डांस करेंगे, खाना पीना भी होगा। तेरे लिए पास रख लूँ क्या? मन तो बहुत कर रहा है, कितने दिनों से टेस्टी खाना नहीं खाया, ना पानी पूरी ना डोसा। पर यहाँ से वहाँ जाऊँगी और आते आते रात हो गई तो सियार मुझे ले जाएगा। अरे नहीं नहीं नेहा, तुम लोग एंजॉय करो, मुझे ना यहाँ बहुत काम है। वो इनका प्रमोशन हो गया है ना, तो इनके ऑफिस में इतनी सारी पार्टी होती है, उसी में चली जाती हूँ मैं।
नीता नेहा से बात कर रही थी कि उसके फ़ोन का नेटवर्क चला जाता है। ये एक और मुसीबत है, ना बिजली रहती है ना पानी, ऊपर से ये फ़ोन का नेटवर्क। अब जब तक नेटवर्क आएगा तब तक फ़ोन ही डिस्चार्ज हो जाएगा। यह नीता और उसके सास ससुर परेशान थे, तो वहाँ अनिल की भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। एक हाथ में न्यूज़पेपर लिए खुद को हवा करता हुआ अनिल काम कर रहा था। अरे भाई, यहाँ कुछ देर में लाइट वाइट नहीं आती है क्या? मेरा तो लैपटॉप भी डिस्चार्ज हो जाएगा। नहीं सर, यहाँ लाइट नहीं आती है, और अगर लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाए तो आप पेट्रोल पंप के पास चले जाइएगा, वहाँ चार्जिंग पॉइंट है, उसमें चार्ज कर लेते हैं हम तो। यही बस 12-15 किलोमीटर जाना होगा। अरे भाई, खाते पीते क्या हो तुम लोग? हमारी हालत देखिए सर, आपको लगता है कि हम यहाँ कुछ खा पा रहे होंगे? कुछ होता ही नहीं है खाने को। मैंने तो फल खाने की आदत लगा ली है और दूध पी लेता हूँ, बस हो गया। पहले मेरी वाइफ भी रहती थी मेरे साथ, पर 15 दिन से उसकी हालत टाइट हो गई और वो वापस लौट गई। बेचारी रोज़ मेरे लिए अच्छा खाना बनाती थी, पर यहाँ लाइट रहती नहीं थी ना, तो फ्रिज में सब कुछ खराब हो जाता था। हाथ से कपड़े धोना, ऊपर से यहाँ का मौसम, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है। और जैसे ही सुशील ये कहता है, बारिश होना शुरू हो जाती है और 2 दिन तक रुकती ही नहीं। 2 दिन से अनिल अपने ऑफिस में फंसा हुआ है, हम भी बाहर नहीं निकल सकते। ये कहाँ फंस गए हम लोग। आज ही अनिल से कहकर वापस चलने को कह देता हूँ मैं। हाँ जी, 3 महीने तो निकाल लिए हमने यहाँ पर, अब 1 दिन और नहीं। यहाँ और रहना तो जीवन से हाथ धो बैठेंगे। इतनी बारिश है, ऊपर से जंगल के बीचों बीच है हम, कोई सांप वाप निकल आए तो डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। मेरा तो बड़ा मन घबरा रहा है। यहाँ सुजाता और सुलभ अनिल से इस जॉब को छोड़ने की बात कहने की सोच रहे थे, तो वहाँ अनिल भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। तभी उसके फ़ोन पर उसके बॉस का कॉल आता है। वहाँ बहुत बारिश हो रही है, मुझे पता चला अनिल। एक्चुअली उस ब्रांच में ना ज़्यादातर लाइट और नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए हम वो ऑफिस बंद कर रहे हैं। उस ऑफिस के सारे एम्प्लॉई इसी ऑफिस में ट्रांसफ़र कर लिए जाएंगे। मतलब मैं सर, आप मेरा डिमोशन करवा दोगे? अरे ऐसे कैसे ब्रो, तुम खुद थोड़ी ना आ रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ बुला रहा हूँ, गाड़ी भिजवा रहा हूँ मैं, अपने फैमिली के साथ वापस आ जाओ। हाँ, नीता राम राम करती वापस अपने बिल्डिंग में आ ही जाती है। पर अब नीता का मजाक नहीं बनने वाला था, क्योंकि उसके पास अपनी सहेलियों के सामने फेंकने के लिए बहुत सारा कंटेंट जो था। बहू, अरे भाई कहाँ हो तुम दोनों? 2 बहुओं के रहते पूरा घर धोबी घाट बना रहता है। सोफे की हालत देखो, यहाँ तौलिया, वहाँ गंदे कपड़े, हर तरफ बस कपड़ों का ढेर नजर आ रहा है। कोई कह सकता है इस घर में कभी साफ सफाई भी होती है? माँ जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आप जानती नहीं कि ये सब यहाँ क्यों पड़ा हुआ है। दिन भर में कितनी बार साफ सफाई कर रहे हैं, आप ही बताइए। आपके बेटे हो या पोते, कपड़े उतारने के बाद सोफे पर ढेर लगा देते हैं, इसमें हमारी क्या गलती? सुबह ही पूरे घर की साफ सफाई झाड़ पोछ करने के बाद सोफा ठीक किया था मैंने, लेकिन देख लो मजाले जो 2 घंटा भी घर साफ रह जाए। ये देखो चली आई महारानी जुबान लड़ाने के लिए। अरे जितना दिमाग सास के साथ जबान चलाने में लगाती है ना, अगर उतना ही घर की साफ सफाई करने में लगाओगी तो यह घर ऐसा कबाड़ खाने जैसा नहीं दिखाई देगा। सुबह सुबह दिमाग खराब मत करो, जाकर अपना काम करो। देख रही है भाभी माँ जी के तेवर, पूरा दिन टीवी देखती रहती हैं अपने कमरे में बैठकर। अरे छोटे छोटे कामों में मदद तो करवा ही सकती है ना। और ठीक है, नहीं करनी मदद ना करे, लेकिन हमारे कामों में हर समय मीन मेक निकाल कर हमारा मूड क्यों खराब करती है? अरे छोटी, जाने देना। जब तू जानती है कि माँ जी की आदत ही खराब है तो क्यों उनकी बातों को दिल पर लेती है? देख, मैं तो उनकी बात ना एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती हूँ। अगर उनकी छोटी बड़ी बातों को दिल पर लेने लगो ना, तब तो हो गया मेरा राम नाम सत्य। मेरी मम्मी कहती है दिल के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। ये घर के काम और घर गृहस्थी तो सारी जिंदगी निभानी है हम औरतों को। छोटी छोटी बातों का इतना दिल पर लोड लेंगे तो कैसे काम चलेगा, तू ही बता। आपकी बात तो ठीक है भाभी, लेकिन मैं क्या करूं? कोशिश तो बहुत करती हूँ कि माँ जी की बातों को इग्नोर कर दूं, लेकिन माँ जी में ना ऐसे जहर लपेट लपेट के बातें मारती है कि वो जाकर सीधा मेरे दिल में ही लग जाती है। अब आप ही बताइए, ऐसा कौन सा काम है घर में जो हम लोग नहीं करते, लेकिन उसके बाद भी माँ जी मौका ढूंढती रहती है कि कब हमें बातें सुनाए। सास उमा की बात बात में टोका टोकी करने की आदत से दोनों बहुएं बहुत परेशान थी। शाम के समय, अरे बहू 7 बज गए हैं, खाने की कोई तैयारी नहीं कर रही हो तुम दोनों? माँ जी, मैं मंदिर में दीपक जला रही थी, उसके बाद खाना बनाने जा रही हूँ। पता नहीं क्या करती रहती है दोनों, जब तक टोको नहीं काम हो ही नहीं सकता इस घर में। अगर अभी भी मैं ना बोलती तो 1 घंटे से पहले दोनों में से कोई हिलने वाली नहीं थी। अब मैंने टोक दिया तो चली आई बहाना बनाने के लिए। माँ जी, आप क्यों छोटी छोटी बातों पर बखेड़ा खड़ा करती रहती हैं?
आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आपको समय से खाना ना मिला हो? फिर क्यों इतनी कड़वी बातें करके सबका दिल दुखाती हैं आप? लो जी, हम कड़वी बातें करते हैं? अरे भाई, हमारी बातें कड़वी ज़रूर होती है, लेकिन असर हमारी बातें ही करती है। डॉक्टर की दवा जितनी कड़वी होती है उतनी फायदेमंद होती है कि नहीं? सास की बात सुनकर छोटी बहू का पारा एक बार फिर से गर्म हो गया था। देख रही हो भाभी आप, मैं तो आज खाना बनाने वाली ही नहीं हूँ। जब हम लोग सब कुछ करने के बाद भी बदनामी है तो फिर क्या फ़ायदा है पूरा पूरा दिन काम में जुटे रहने का? माँ जी की नज़र में तो हम फिर भी काम चोरी है ना। अरे मैंने तुझे समझाया ना, माँ जी की बातों को ज़्यादा मन से मत लगाया कर। तुझे पता है ना उनकी आदत ही ख़राब है। नहीं भाभी, बस बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी तो बर्दाश्त की सीमा पार हो गई है। थक गई हूँ माँ जी की बातें सुन सुनकर। सुबह से लेकर रात तक बिन बात माँ जी हर काम में अपनी नाक घुसाती रहती है। या कल ही ब्याह करके आए हैं हम, इतने साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन मजाल है जो माँ जी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी हम दोनों के ऊपर छोड़ने को तैयार हो। हर बात में टोकना, हर बात में अपनी मर्जी चलाना, और फिर सबको ये जताना कि उनके बिना तो इस घर में कोई काम हो ही नहीं सकता। मुझे ना इस राजनीति वाली हरकतों से सख्त चिढ़ है। मैं आज कुछ काम ही नहीं करने वाली। आज मैं अपने कमरे में आराम करके देख लेती हूँ कि माँ जी क्या कर लेती हैं। छोटी बहू गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद ससुर जी दीनानाथ रसोई में आते हैं। बेटा, एक कप चाय पिला दोगे ज़रा? ठीक है बाबूजी, आप बैठिए, मैं बनाती हूँ। छोटी बहू कहाँ है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? रसोई में नज़र नहीं आ रही। आज तुम अकेले खाना बना रही हो। क्या बताऊँ बाबूजी, जाने दीजिए, आप ना ही पूछे तो अच्छा है। क्या बात है बेटा, झगड़ा हुआ है क्या तुम दोनों का? नहीं बाबूजी, हम दोनों का कोई झगड़ा नहीं है। माँ जी की आदत आप जानते ना, माँ जी कहने से बाज नहीं आती, और छोटी को बात बात में माँ जी का यूँ ताने कसना बर्दाश्त नहीं है। बस नाराज़ होकर चली गई वो अपने कमरे में। अब माँ जी की आदत का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ता है। सारा काम मुझे अकेले करना पड़ेगा। आप ही बताइए बाबूजी, ऐसी क्या कमी कर रहे हैं हम लोग घर को संभालने में, जो माँ जी हम लोगों को बातें सुनाने से चुकती नहीं है? बेटा, मैं तो अपनी तरफ से समझा समझा कर थक गया हूँ। मैं समझता हूँ कि बच्चों के काम में हर समय गुस्सा करना सही बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी सास को ये बात समझ में आ तब ना। चलो एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। अपने कमरे में जाकर, आ गए आप? बैठिए, मैं बहू से कहकर चाय बनवा देती हूँ, वरना एक नंबर की काम चोर है दोनों की दोनों। बिना कहे चाय भी नहीं मिलने वाली आपको। मुझे पता है अगर मैं बैठी रहूँ ना हाथ पर हाथ रखकर, तो इस घर में एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। वो तो मैं हूँ जो दिन भर सबकी चिंता में खपती रहती हूँ। अरे भाग्यवान, बस भी करो, कितना चिड़चिड़ करती हो तुम। जानती भी हो अपनी इस आदत के कारण पूरे घर में अशांति फैला के रखी हुई है तुमने। किसने कहा तुमसे कि अगर तुम नहीं कहोगी तो बहुएं मुझे चाय नाश्ता नहीं देगी? अरे चाय पी कर आ रहा हूँ मैं कमरे में। बहू ने कब की चाय बनाकर मुझे पिला दी। अपने दिमाग को थोड़ा आराम दिया करो। दो दो बहुएं आ गई है घर में, अब उन्हें उनके तरीके से काम करने दो भाई। तुम क्यों पूरा दिन उनके सर पर बेताल बनकर नाचती रहती हो? दोनों समझदार है, जिम्मेदारी से अपना घर संभाल रही है। तुम क्यों बात बात पर टोक कर उनके किए किराए पर पानी फिरती रहती हो? आपके कहने का मतलब क्या है? ये मेरा घर है, अपने घर में मुझे ही तो सब कुछ देखना पड़ेगा ना। आप क्या चाहते हैं कि कल की आई हुई बहू के ऊपर सब कुछ छोड़ दूं मैं? देखो भाग्यवान, अगर ऐसी सोच रखोगी ना तो जीवन भर खुद भी परेशान रहोगी और बच्चों को भी परेशान रखोगी। खुद भी शांति से जियो और उन्हें भी जीने दो। देखो 65 साल उम्र हो गई है अब तुम्हारी। बहुत जीवन भर काम कर लिया तुमने, घर का, रसोई का। बच्चों को अपने हिसाब से पाला, उनकी शादी कर दी। अब बहुएं आ गई हैं, उनको जीने दो उनका जीवन, और तुम अपना ध्यान पूजा पाठ में लगाओ। अगर चाहती हो कि यह घर हमेशा ऐसे ही जुड़ा रहे और सबके मन में एक दूसरे के लिए प्यार सम्मान बचा रहे, तो अपनी आदतों में तुम्हें सुधार लाना ही होगा। पता नहीं तुम देख पा रही हो कि नहीं, लेकिन दोनों बहुओं के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट और परेशानी अब मुझे साफ दिखाई देने लगी है। दोनों के बच्चे बड़े हो रहे हैं, तुम बात बात पर उन्हें झटक देती हो। बच्चे भी तो सब देखते हैं ना। किसी भी माँ को अपने बच्चों के सामने इस तरह अपमानित होना अच्छा नहीं लगता। तुमने अपनी आदतों में सुधार नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब वो अपने अपने अलग किचन की बात करने लगेंगी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं था जब दीनानाथ ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आज न जाने सूरज कौन सी दिशा से निकला था कि उनकी बातों का असर उमा के ऊपर हो गया। अगले दिन, बड़ी बहू जरा इधर तो आना। सुबह सुबह शुरू हो गई माँ जी। जाइए भाभी, सुनकर आइए क्या कह रही है माँ जी। बड़ी बहू अपनी सास के पास आती है।
बड़ी बहू, मैंने तो बस ये बताने के लिए बुलाया था कि आज एकादशी है, आज मैं उपवास रखूंगी, इसलिए तुम बाकी सबके लिए जो चाहे वो बनाना, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस आज चावल कोई नहीं खाएगा। लेकिन माँ जी, आज तो बच्चों ने बिरयानी बनाने के लिए बोला था, मैंने सारी तैयारी भी कर ली है। बहू, एक बार की बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? मैंने कहा ना मेरा आज एकादशी का उपवास है, आज के दिन घर में चावल नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगा। हाँ, सास की बात सुनकर बेचारी बड़ी बहू मुंह लटकाकर वापस रसोई में आ जाती है। अरे छोटी, फ्रिज में आलू गोभी रखा है ना, निकाल ला, सब्जी रोटी बनानी पड़ेगी। क्यों भाभी, आज तो हम लोग अंडा बिरयानी बनाने वाले थे। बनाने वाले थे, लेकिन अब नहीं बनाएंगे। मैंने कहा ना जल्दी जल्दी सब्जी काट ले, अब बिरयानी नहीं सब्जी रोटी बनेगी। माँ जी ने एकादशी का उपवास रखा है और आज के दिन घर में चावल नहीं बन सकता। अचानक से बिरयानी की जगह रोटी सब्जी बन जाने के कारण बच्चे बड़े सभी लोग परेशान हो गए थे। कुछ दिन बाद, भाभी, आपने एक चीज़ नोटिस करी है? माँ जी आजकल हमारे किसी भी काम में रोक टोक नहीं करती, बल्कि पूरा पूरा दिन अपने कमरे में बैठी भजन कीर्तन में लगी रहती है। माँ जी का ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? माँ जी की भजन कीर्तन करने की उम्र है। जब से माँ जी पूजा पाठ में लग गई है, हमारे कामों में एक भी कमी नहीं निकालती और टोका टोकी भी कम करती है। देख नहीं रही घर में कितनी सुख शांति हो गई है। भगवान बस ऐसे ही माँ जी को सद्बुद्धि देते रहना। अगले दिन, देखो बहू, तुम लोग घर में क्या बनाते हो, क्या खाते हो, कौन सा काम कैसे करते हो, इन सब बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है। बस अब मैं पूजा पाठ करती हूँ तो ये घर में ना गंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम लोग कुछ करो ना करो, बस दो बातों का खास ख्याल रखना। एक तो ये कि घर में हर समय जूते चप्पल लेकर यहाँ से वहाँ घूमना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और दूसरी बात, कम से कम सुबह शाम पूरे घर में अच्छे से झाड़ू पोछा लगा दिया करो भाई। सफाई होती है तभी तो पूजा पाठ का फल मिलता है। ये लो, माँ जी ने घर के कामों में टोका टोकी करना बंद कर दिया, तो अब ये नया सफाई का कीड़ा लग गया माँ जी को। अब ये दिन भर बस सफाई के लिए ही चिड़चिड़ करती रहती है। आपको पता है, कल भी हर्ष को घर में शूज़ पहनकर घूमने के लिए डांट दिया था माँ जी ने। हाँ छोटी, मैं खुद कुछ दिन से नोटिस कर रही हूँ कि माँ जी जिसको भी चप्पल पहने हुए देखती है ना, उसी को पकड़ कर डांट देती है। माँ जी को भी तो समझना चाहिए, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें कहाँ इतना याद रहता है। और फिर शुरू से हमारे घर में तो सबको चप्पल पहनकर रहने की आदत है। ऐसे 2 दिन में आदतें तो नहीं बदलती, लेकिन माँ जी को ऐसा लग रहा है कि सबको डांट देने से सबकी आदत 2 ही दिन में बदल जाएगी। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे और माँ जी की पूजा पाठ के लिए घर में सबको टोकने की आदत भी बढ़ती जा रही थी। बहू, सबको बता देना कल सुबह 4 बजे उठना है और गंगा जी चलना है। अरे माँ जी, इतनी सुबह कौन उठ पाएगा? घर में नहा लेंगे ना हम लोग, गंगा जी जाने की क्या ज़रूरत है? अरे ऐसे कैसे, घर में नहा लेंगे? तुम्हें पता है गंगा स्नान के दिन गंगा जी में नहाने से कितना पुण्य मिलता है? मैंने कह दिया मतलब क्या दिया, सुबह सब लोग 4 बजे तैयार मिलना। आपकी मम्मी ने कसम खा रखी है, पहले कभी पूजा करने को तैयार ही नहीं होती थी और अब इतनी पूजा करने लगी है कि उनकी पूजा पाठ से पूरा घर हिल गया है। मम्मी जी ने फरमान सुनाया है, सुबह 4 बजे सबको गंगा जी चलना है नहाने के लिए। अरे यार, ये क्या मुसीबत है, इतनी सर्दी में सुबह 4 बजे उठ नहीं सकता मैं, और वो भी गंगा जी नहाने के लिए। ऐसी बातें तुम जाकर अपनी मम्मी से कहो ना, मुझे नखरे दिखाने से कोई फायदा नहीं है। मैंने तो जो मम्मी जी ने मुझे बताने के लिए कहा था वही कहा है। मना कर दो ना तुम माँ से, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मुझे 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तुम ही जाकर मना कर दो ना, मैं माँ जी से कुछ नहीं कहने वाली। उमा का पूरे घर में ऐसा खौफ था कि न चाहते हुए भी सुबह 4 बजे सभी लोग गंगा स्नान के लिए तैयार हो गए। हर गुजरते दिन के साथ उमा की भक्ति भी बढ़ती जा रही थी और साथ ही उसके पूजा पाठ के नियम और भी सख्त होते जा रहे थे। माधव बेटा, कल अमावस्या है। अमावस्या के दिन अगर उपवास करके पितृ के लिए भोज निकाला जाए तो पितृ ऋण कम होता है। छोटे को और बहू को भी कह देना कि कल सबको निर्जला उपवास करना है। मैंने पंडित जी को बोल दिया है, वो आकर हवन करवा जाएंगे। पूरा दिन पूजा पाठ और भजन में मन लगाएंगे तो दिन भी अच्छे से बीतेगा और अच्छा फल भी मिलेगा। अरे माँ, ये क्या बोल रही हो आप? पूरा दिन निर्जला उपवास और घर में पूजा? अरे ऐसे कैसे आप किसी भी दिन अचानक से घर पर पूजा रखवा लेती हो? अब आपको समझने की ज़रूरत है ना कि अमावस्या कोई नेशनल हॉलीडे नहीं है। हम दोनों को ऑफिस जाना होता है, 10 तरह के काम होता है। ऐसे कैसे आपके कहने से अचानक छुट्टी लेकर घर पर बैठ जाऊं? अरे मैं तुम सबका लोक ही नहीं परलोक भी सुधार रही हूँ। आज मैं जो सब करवा रही हूँ ना, कल को भविष्य में तुम लोगों के ही काम आएगा। पूजा पाठ के लिए इनकार करते हुए शर्म भी नहीं आती, नालायक कहीं का।
अभी दोस्तों के घर पार्टी होती तो फटाफट छुट्टी मिल जाती तुझे। पूजा पाठ के नाम पर 10 तरह के बहाने बना रहा है। मैंने कह दिया ना, कल सबको निर्जला व्रत करना है, मतलब करना है। मुझे कोई बहानेबाजी नहीं चाहिए। मुझे तो माफ़ी कर दो माँ, मैं कल किसी भी हाल में छुट्टी नहीं ले सकता। पूजा ही करनी है ना, आप सब लोग मिलकर कर लेना। मुझे तो सुबह निकलना ही पड़ेगा, आपको एक बार पूछना चाहिए था। चल अगर इतना ही ज़रूरी काम है तो तू चले जाना ऑफिस, लेकिन हाँ उपवास तो तुझे करना ही पड़ेगा। पूरे 11 घंटे के बाद वापस लौटूंगा मैं। पूरा दिन ऑफिस में भी काम करना होता है मुझे, बिना कुछ भी खाए पिए मुझे बड़ी दिक्कत होती है। हफ्ते में 6 दिन तो ठूस ठूस कर खाते हो, एक दिन उपवास रखोगे तो कमज़ोर नहीं हो जाओगे। और किसने कहा कि उपवास करने से कमज़ोरी आती है? अरे भाई, सप्ताह में एक दिन उपवास करने से तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं और हमारा शरीर भी। कुछ दिन बाद चलो, अमावस्या का उपवास तो बहुत अच्छे से पूरा हो गया। अब परसों बृहस्पतिवार है, सब लोग पीले कपड़े निकाल लेना। मैंने बृहस्पतिवार की पूजा करने का प्रण लिया है। 7 गुरुवार मैं उपवास करके बृहस्पतिवार को मंदिर में दीपक जलाऊंगी, इसलिए सभी को पीले कपड़े पहनने हैं। और हाँ, बृहस्पतिवार के दिन पीले भोजन का ही भोग लगाया जाता है, इसलिए पीला भोजन ही बनेगा। और सभी को अंदर चलकर साथ में कथा भी सुननी है। पीला भोजन मतलब क्या होता है भाभी? पीला भोजन मतलब बेसन के लड्डू, बेसन का पराठा, बेसन की सब्जी जिसमें लहसुन प्याज नहीं होते। लो, एक और फरमान जारी हो गया माँ जी का। छोटे बच्चे के साथ माँ जी का ये नया नया पूजा पाठ वाला तुर्रा निभा पाना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कभी उपवास करो, कभी सुबह 4 बजे नहाओ, कभी कीर्तन करो, कभी हवन पूजा करो। देखो भाभी, पूजा पाठ करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सोच बाकी लोगों पर थोपना गलत है ना। मानो भैया और मानो भी, माँ जी की ये रोज़ रोज़ की पूजा पाठ के कारण बहुत परेशान हो गए। अब लगता है बाबूजी से ही मदद मांगनी पड़ेगी। बाबूजी, आप माँ जी को समझाइए ना। इस तरह से 7 दिन में 8 तरह की पूजा करवाने का क्या मतलब है? हर रोज़ कुछ न कुछ व्रत पूजा उपवास करवाती रहती है माँ जी। आपके दोनों बेटे और बच्चों को स्कूल भी जाना होता है, लेकिन माँ जी के नियम के कारण सबको परेशानी होती है। सुबह उठो, नहाओ, पूजा करो, तब जाकर चाय नाश्ता मिलता है सबको, जिसके कारण बहुत जल्दी सुबह उठना पड़ रहा है सभी को। बच्चे तो हर रोज़ रोना धोना मचाते हैं। सुबह 5 बजे उठना इतना आसान काम नहीं होता बाबूजी। फिर जो भी बनाओ पहले मंदिर में भोग निकालो, तब परिवार को खाने के लिए मिलता है। पहले हम एक वक्त का बचा खाना दूसरे वक्त में खा लेते थे, लेकिन अब माँ जी के भोग के कारण तीनों टाइम अलग अलग खाना बनाने को कहती हैं। पता नहीं माँ जी को अचानक कहाँ से ये सब शौक लग गया। अब तो लगता है पहले ही ठीक थी माँ जी। पूरा दिन टीवी देखती थी और हम लोगों की तरह ही रहती थी। हाँ, थोड़ा रोकना टोकना करती थी, लेकिन ये पूजा पाठ वाले अवतार से तो पहले ही ठीक थी। बेटा, तुम लोग उमा की हरकतों से परेशान थे, इसलिए मैंने ही उससे कहा कि अब उसे गृहस्थी से संन्यास लेकर भक्ति में मन लगाना चाहिए, और तभी से वो पूजा पाठ में लीन हो गई। अब मुझे क्या पता था कि यहाँ लेने के देने पड़ जाएंगे। अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब मैं कैसे कहूँ उमा से कि वो पूजा पाठ छोड़कर फिर से बहू की टांग खींचना शुरू कर दे। ससुर जी की बात सुनकर दोनों बहुओं को पता चल गया कि अब तो भाई सासू माँ का कोई इलाज नहीं है। अब तो 7 दिन में ससुराल के 8 रूप देखने को मिलेंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसी लड़की के साथ अपने बेटे का रिश्ता करना ही नहीं जिससे साउथ इंडियन खाना बनाना ना आता हो। अरे भाई साहब, लेकिन रिश्ता बहुत अच्छा है, एक बार लड़की को देख कर तो आइए। देखो रमेश भाई, तुम्हें पता तो है मेरा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, और आगे चलकर मेरे बहू बेटों को ही उसे संभालना है। इसलिए बहू तो मैं सिर्फ घर में वही लेकर आऊँगा जिसे साउथ इंडियन खाना बनाना आता हो। अब ये देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि किशोर को अपने बेटों के लिए बहू चाहिए, बस वही जो साउथ इंडियन खाना बना सके। और तुक्के से उसके बड़े बेटे के लिए ऐसा रिश्ता किया जाता है। वो लड़की को देखने उसके घर जाते हैं। बाकी सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन मैं एक बार आपकी बेटी के हाथ का बना हुआ साउथ इंडियन खाना खाना चाहता हूँ, ताकि मेरे मन को ज़रा संतुष्टि मिल जाए। हाँ, क्यों नहीं भाई साहब। निर्मला, जरा सुगंधा बेटी को बोलो सबके लिए अच्छा सा साउथ इंडियन खाना लेकर आए। निर्मला अंदर जाती है और थोड़ी देर बाद सुगंधा सबके लिए इडली सांभर लेकर आती है। वाह वाह वाह, क्या इडली, क्या सांभर बना है। इतनी नरम इडली और इतना टेस्टी सांभर मैंने पहले कभी नहीं खाया। अब तो आप ये रिश्ता बिल्कुल पक्का कर दो। मुझे अपने बेटे के लिए जैसी बहू चाहिए थी बिल्कुल वैसी मिल गई। किशोर अपने बड़े बेटे अमित की शादी सुगंधा से करवा देता है, और शादी के बाद सुगंधा अपनी पहली रसोई बनाकर सबके लिए लेकर आती है। वाह भाभी, क्या इडली सांभर बनाया है, मज़ा आ गया। हाँ सुगंधा, सच में तुमने तो कमाल कर दिया। जब तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ इडली सांभर रेस्टोरेंट के मेन्यू में जुड़ेगा
तो रेस्टोरेंट में तो तहलका मच जाएगा, तहलका। बहू, अमित बेटे ने बिल्कुल ठीक बात कही। तुम्हारे हाथ का इडली सांभर तो हमने अब 2 बार खा लिया, लेकिन कल सबके लिए डोसा बनाना। बहुत दिन से डोसा खाने का मन कर रहा है। जी पापा जी। अब किशोर जी को तो लग रहा था कि उनकी बहू ने उन्हें इडली सांभर बनाकर खिला दिया तो उसे सारा साउथ इंडियन खाना बनाना आता है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। हे भगवान, अब पापा जी ने तो बोल दिया कल सबके लिए डोसा बनाना, लेकिन मुझे तो डोसा बनाना आता ही नहीं। इतनी बार कोशिश की लेकिन कभी ठीक से नहीं बनता। पता नहीं अब क्या होगा। अब सुगंधा को डोसा बनाने की टेंशन हो जाती है। वो यूट्यूब पर डोसे की 100 तरह की रेसिपीज देख डालती है। अगले दिन, अब तो मैंने यूट्यूब पर इतनी सारी रेसिपीज भी देख ली, अब तो पक्का डोसा अच्छा बन ही जाएगा। सुगंधा डोसा बनाना शुरू करती है, लेकिन डोसा क्रिस्पी होने के बजाय बिल्कुल सॉफ्ट बन जाता है। हे भगवान, ये किस टाइप का डोसा बन गया? सब क्या बोलेंगे मुझे? बहू, नाश्ता बन गया हो तो जल्दी से ले आओ, बहुत जोर से भूख लग रही है सबको। जी बस अभी लाई माँ जी। सुगंधा जल्दी से सबके लिए नाश्ता लेकर आती है, लेकिन डोसे को देखते ही सब सुगंधा से एक ही सवाल करते हैं। ये तुमने क्या बनाया सुगंधा? डोसा। पापा जी ने बोला था ना डोसा खाने का मन कर रहा है तो। लेकिन बहू, ये डोसा कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट नहीं बन गया? मुझे तो ये डोसा कम और चीला ज़्यादा लग रहा है। तुम्हें डोसा बनाना नहीं आता क्या? डोसा नहीं पापा जी, मैंने ना गलती से डोसा बोल दिया। ये तो मैंने उत्तपम बनाया है। लेकिन उत्तपम के हिसाब से ये कुछ ज़्यादा ही पतला नहीं है भाभी? और उत्तपम में कब से आलू वाले स्टफिंग होने लगे? ये ना थोड़ा अलग तरीके का उत्तपम है। डोसे की तरह पतला होता है लेकिन सॉफ्ट होता है, और सब्जियों की जगह ना आलू की स्टफिंग की जाती है, तो डोसा और उत्तपम का मिक्स जैसा होता है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, एक नई रेसिपी मेन्यू में ऐड कर देंगे। खाने में तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन बहू कल पक्का डोसा ही बनाना, कल कुछ और नहीं। जी पापा जी। अब सुगंधा अगले दिन फिर से डोसा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे डोसा नहीं बनता। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके ससुर जी रोज़ डोसा खाने की फरमाइश करते, लेकिन उससे डोसा नहीं बनता, तो वो हर दिन उस डिश को एक अलग ही नाम दे देती। बेटा, ये तो मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि तुम्हें डोसा बनाना बिल्कुल नहीं आता। और डोसा क्या, तुम्हें तो इडली के अलावा साउथ इंडियन कुछ भी बनाना नहीं आता। मैंने सोचा था ऐसी बहू लाऊंगा जिसे साउथ इंडियन खाना अच्छी तरह बनाना आता हो, लेकिन तुम्हें तो बस इडली सांभर बनाना आता है। अब हर कोई इडली सांभर थोड़ी ना खाता है। अब मैं अपना रेस्टोरेंट कैसे चलाऊंगा? अरे आप टेंशन क्यों लेते हो पापा? अगर भाभी को इडली सांभर के अलावा कुछ बनाना नहीं आता तो मेरी शादी ऐसी लड़की से करवा दो जिसे साउथ इंडियन खाना अच्छी तरह बनाना आता हो। अरे बेटा, लेकिन ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? एक ऐसी लड़की को मैं जानता हूँ पापा। मुझे पहले ही पता था कि आप ऐसी लड़की से मेरी शादी करवाओगे जिसे साउथ इंडियन खाना अच्छी तरह बनाना आता हो, तो मैंने अपने लिए पहले ही एक ऐसी लड़की ढूंढ ली है। अगर आपने एक बार रागिनी के हाथ का साउथ इंडियन खाना खा लिया ना, तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट का साउथ इंडियन खाना भूल जाओगे। अरे वाह बेटा, मैं तो आज तक तुझे नालायक समझता था, लेकिन तू तो बहुत समझदार निकला। अगर ऐसी बात है तो हमें जल्दी से उससे मिलवा दो। हम तेरी झट मंगनी और पट ब्याह कर देंगे। अपने पापा की ये बात सुनकर नवीन के मन में तो खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं, और वो अपनी गर्लफ्रेंड रागिनी से मिलने के लिए जाता है। आज फाइनली मैंने पापा को सब बोल ही दिया, और पापा तो कह रहे हैं कि हमारी झट मंगनी और पट ब्याह करा देंगे। लेकिन तुम्हें अपने हाथों का साउथ इंडियन खाना बनाकर खिलाना होगा उन्हें। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें तो पता है कि मुझे सांभर वड़ा बनाना आता है, तो मैं उनको वही खिला दूंगी। अरे वाह, लेकिन तुम्हें सांबर बड़ा के अलावा कुछ और भी साउथ इंडियन खाना बनाना आता है या बस यही? अभी तक तो बस यही आता है, लेकिन धीरे धीरे और भी सब कुछ सीख लूंगी ना। हाँ ये भी है, लेकिन मेरे पापा को बिल्कुल पता मत चलने देना कि तुम्हें सांबर वड़ा के अलावा और कुछ बनाना नहीं आता, वरना उसी टाइम रिश्ते के लिए मना कर देंगे। हाँ अच्छा ठीक है, तुम टेंशन ना लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अब नवीन अपने पापा जी के सामने रागिनी की इतनी तारीफ करता है कि वो अगले हफ्ते ही उसके घर रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं, और रागिनी सबको अपने हाथ के गर्मा गर्म वड़े सांभर के साथ बनाकर खिला देती है। वाह वाह बेटा, क्या सांभर बनाया, क्या वड़ा बनाया। पहले तो मैं सोच रहा था नवीन तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहा है, लेकिन तुम तो सचमुच तारीफ के काबिल हो। क्या वड़ा बनाया है और सांभर, ओए होए होए होए। लेकिन बेटा, तुम्हें
इस सांबार वड़ा के अलावा और भी कुछ साउथ इंडियन बनाना आता है कि नहीं? हाँ हाँ पापा, इसे सब आता है और मैंने तो बहुत बार खाया भी है। बहुत टेस्टी साउथ इंडियन खाना बनाती है रागिनी। चलो भाई, फिर तो अच्छा है। मेरी तरफ से ये रिश्ता डन है जी, डन। अब किशोर जल्दी से अच्छा मुहूर्त देखकर नवीन और रागिनी की शादी करवा देता है और आता है रागिनी का पहली रसोई का दिन। बेटा, सांबार वड़ा तो हमने पहले भी खाया था, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो कुछ अलग बनना चाहिए। अरे कोई बात नहीं पापा, अब तो रागिनी घर में ही रहेगी। आज सांभर वड़ा बनाया है तो कल कुछ और बना देगी। हाँ जी पापा जी। अच्छा तो बेटा तुम कल डोसा बनाना। बड़ी बहू को भी डोसा बनाना आता नहीं, बहुत टाइम से डोसा खाया ही नहीं है। जी ठीक है पापा जी। अब रागिनी भी इस बात से परेशान हो जाती है कि कल उसे डोसा बनाना है और डोसा बनाना उसे सबसे मुश्किल लगता था। अब इस चक्कर में वो फंस जाती है। अरे क्या हो गया, क्यों इतनी परेशान होकर घूम रही हो? परेशान ना हो तो और क्या करूं? तुम्हें पता है ना, पापा जी ने कल मुझे डोसा बनाने के लिए कहा है, लेकिन आज तक मैंने जितनी बार भी डोसा बनाया है कभी ठीक से नहीं बना। समझ में नहीं आ रहा कल कैसे डोसा बनाऊंगी। अरे टेंशन क्यों लेती हो, इंटरनेट पर देखो, कोई ना कोई रेसिपी मिल ही जाएगी। अब सुगंधा की तरह रागिनी भी इंटरनेट पर डोसे की रेसिपी छानना शुरू कर देती है। बहुत सारी रेसिपीज उसे मिल भी जाती हैं, लेकिन जब वो उन रेसिपीज को ट्राई करके अगले दिन डोसा बनाती है तो डोसा बनता ही नहीं। हे भगवान, ये डोसा है? ये क्या है जो बनकर ही नहीं दे रहा है? अब बाहर सबको क्या सर्व करूंगी? मेरा भी यही हाल हुआ था रागिनी। इतने महीने तक कोशिश की लेकिन कभी ठीक से डोसा नहीं बना। पता नहीं ये डोसा बनाना इतना मुश्किल क्यों है। रागिनी और सुगंधा दोनों मिलकर डोसा बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी डोसा नहीं बनता और रागिनी के हाथ से कुछ और ही बन जाता है। वो नाश्ता टेबल पर सर्व करती है। अरे बेटा, ये क्या बनाया है तूने, इतना कड़क? डोसा बनाया है मम्मी जी। वो डोसा तो क्रिस्पी अच्छा लगता है ना, तो अच्छी तरह क्रिस्पी कर दिया है मैंने ताकि सबको अच्छा लगे। अरे लेकिन अब इसे खाना कैसा है, ये दांतों से तो टूट नहीं रहा। क्या? नहीं नहीं पापा जी, इतना हार्ड थोड़ी ना है। अच्छा, जरा एक बार खुद खाकर देखो। रागिनी डोसा उठाती है और खाकर देखती है तो वो इतना सख्त था कि उसे खाने के चक्कर में रागिनी के सारे दांत हिल जाते हैं। ओए माँ, ये तो कुछ ज़्यादा ही क्रिस्पी हो गया। अब इसे खाने के लिए पहले इसे आरी से काटना पड़ेगा। डोसा क्रिस्पी बनाना था लेकिन इतना भी क्रिस्पी नहीं बनाना था बहू कि कोई खा ही ना पाए। वो लगता है गलती से मिस्टेक हो गई पापा जी, लेकिन आप चिंता ना करो, कल ना मैं स्पेशल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट डोसा बनाऊंगी। ठीक है बहू, लेकिन अभी तो खाने को कुछ नाश्ता दो, क्योंकि नाश्ते में ये डोसे तो कोई खा नहीं पाएगा। इडली वड़ा कुछ हो तो वही ले आओ। जी पापा जी, मैं और दीदी बस अब भी इडली और वड़े बनाकर लाते हैं। दोनों सबको सांभर और नारियल की चटनी के साथ इडली और वड़े बनाकर खिला देती हैं। अब अगले दिन फिर से फरमाइश थी उनके ससुर जी की डोसा खाने की, लेकिन आज फिर से रागिनी से डोसा ठीक से नहीं बनता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं तो घर वाले समझ जाते हैं कि रागिनी को भी डोसा बनाना नहीं आता। ये सोचकर दोनों बेटों की शादी की थी कि तुम दोनों को साउथ इंडियन खाना अच्छे से बनाना आता होगा, लेकिन एक को सिर्फ इडली बनानी आती है, दूसरी को सिर्फ वड़ा। बेटा, रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा लोग डोसा मांगते हैं और मैं किसी और के भरोसे रेस्टोरेंट को आगे छोड़ना नहीं चाहता। कुछ भी करके डोसा बनाना सीखो। पापा जी, डोसा तो हम दोनों को बनाना आता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। हाँ पापा जी, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि हम डोसा बनाने की इतनी कोशिश करें और वो बने ही ना। मुझे तो लगता है जिस तवे पर हम डोसा बनाते हैं ना, वही असली दिक्कत है। हमें डोसा बनाने के लिए एक नया तवा लाना पड़ेगा। अरे बेटा, बात जब इतनी सी थी तो पहले क्यों नहीं बताया, नवा तवा ले आते। अरे इसके चक्कर में कितना एक्सपेरिमेंट हो गया और एक ढंग का डोसा खाने को नहीं मिला। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए पापा जी, हम आज के आज ही मार्केट जाकर नया तवा लेकर आएंगे और कल आपको ना एकदम फ्रेश टेस्टी क्रिस्पी डोसा खिलाएंगे। अब दोनों को यही लगता है कि दिक्कत तवे के अंदर है, इसलिए दोनों मार्केट जाकर डोसा बनाने के लिए नया तवा खरीद कर ले आती हैं। लेकिन अगले दिन वो जैसे डोसा बनाती है, अरे यार, समझ में नहीं आ रहा दिक्कत कहाँ है। अब तो नया तवा भी ले लिया लेकिन फिर भी डोसा नहीं बन रहा। अरे तुम हटो, लाओ मैं बनाती हूँ, देखना नए तवे पर अब भी मैं कितनी अच्छी तरह से डोसा बनाती हूँ। रागिनी के बाद अब सुगंधा भी डोसा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन डोसा बनाना तो छोड़ो, डोसा तवे पर इतनी बुरी तरह चिपकता है कि लाख कोशिश करने के बाद भी वो तवे से छूटता ही नहीं और पूरे घर में जले हुए डोसे की बदबू फैल जाती है। छी 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 दीदी, जले हुए डोसे की कितनी गंदी बदबू फैल गई घर में।
आप तो रहने ही दो। क्या बोल रही थी? नया तवा आ गया है, अब भी डोसा बनाकर दिखाती हूँ, देखिए क्या बना। पता नहीं यार, मैंने तो तवे को गर्म करके पानी भी छिड़का था, फिर भी पता नहीं ये कैसे चिपक गया। इसका मतलब यही है दीदी कि प्रॉब्लम तवे में नहीं, किसी और चीज़ में है। कहीं हम डोसा बनाने के लिए गलत तेल का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? अरे हाँ, हो सकता है। वैसे साउथ में ना लोग ज़्यादातर नारियल का तेल ही खाते हैं, क्या पता नारियल के तेल से अच्छा डोसा बनता हो। अब तवे से घूम फिर कर बात नारियल के तेल पर आ जाती है। दोनों बहुएं मार्केट जाकर नारियल का तेल खरीद कर लाती हैं। आज तो हर हाल में डोसा अच्छा बनेगा ही बनेगा। हमने इसका सीक्रेट जो क्रैक कर लिया है। अब देखना नारियल के तेल से कितने मस्त मस्त डोसे बनेंगे। दोनों अब नारियल का तेल लगाकर डोसा बनाना शुरू करती हैं। नारियल का तेल लगाने के बाद डोसे चिपकते तो नहीं, लेकिन अभी भी वो क्रिस्पी नहीं बन पाते। अरे यार, मैंने तो हार मान ली है। नारियल के तेल से भी डोसे बनाकर देख लिए, लेकिन ये तो क्रिस्पी हो ही नहीं रहे। इसमें थोड़ी सूजी डालते क्या दीदी? तुम्हें पता है ना पापा जी को उन लोगों से कितनी नफरत है जो सूजी से बने इडली और डोसे को साउथ इंडियन खाना कहते हैं। जैसे ब्रेड से बने हुए गुलाब जामुन नहीं होते, वैसे ही सूजी से बना हुआ डोसा डोसा नहीं होता। शक्ल एक जैसी होने से चीज़ एक जैसी नहीं होती रागिनी। बात तो आप ठीक कह रही हो दीदी, लेकिन अब करे तो क्या करें। इतनी कोशिश कर ली, लेकिन ये डोसा है कि बनकर ही नहीं दे रहा। एक बार फिर से इंटरनेट पर इसकी रेसिपी सर्च करें क्या? वैसे तो हम पूरे इंटरनेट के डोसे की रेसिपी देख चुके हैं, लेकिन एक बार और ट्राई कर लेते हैं, क्या पता कुछ अलग मिल जाए जो हमारे काम आ जाए। दोनों देवरानी जिठानी मिलकर इंटरनेट पर डोसे की ऑथेंटिक रेसिपी ढूंढना शुरू करते हैं और तभी उन्हें एक नई वीडियो मिलती है। अब समझ में आया दीदी कि आखिर हम गलती क्या कर रहे थे। डोसा बनाने के लिए छोटे वाले चावल यूज़ होते हैं और हम बड़े वाले चावल यूज़ कर रहे थे। सही में यार, छोटी छोटी गलती से ही ना पूरी रेसिपी खराब हो जाती है। अच्छा हुआ जो हमने आज ही वीडियो देख ली। अभी के अभी मार्केट जाकर ये छोटे वाले चावल खरीद कर लाएंगे। अब दोनों देवरानी जिठानी मार्केट जाकर डोसा बनाने के लिए छोटे वाले चावल खरीद कर लाती हैं। लेकिन अगले दिन फिर वही होता है जो हर रोज़ होता था। उन दोनों बेचारियों का डोसा फिर नहीं बनता। मुझे तो समझ में नहीं आता डोसा बनाने में ऐसे क्या मुश्किल आ रही है जो इतने महीनों से एक दिन भी डोसा नहीं बना। नया तवा ले लिया, नारियल का तेल भी ले आए, अब तो छोटे वाले चावल भी ले आए, लेकिन फिर भी डोसा नहीं बन रहा। समझ में नहीं आ रहा आखिर दिक्कत है तो कहाँ। किशोर का इतना कहना था कि तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। रागिनी जाकर दरवाज़ा खोलती है। जी, आप कौन? आया मैं आपके पड़ोसन भाग्यलक्ष्मी। हम लोग आज ही इधर शिफ्ट हुआ, सच पड़ोसियों से थोड़ा वेलकम कर लो। घर शिफ्ट किया तो सब पड़ोसी लोग के लिए मैंने डोसा बनाया। अब साउथ इंडियन लोग डोसा बहुत टेस्टी बनाती। तुम एक बार खाता ना जी, बार बार खाता रह जाता। ये लो, अभी मेरे को देरी हो तब मैं चलता। उनकी नई पड़ोसन भाग्यलक्ष्मी घर शिफ्ट होने की खुशी में उन्हें अपना हाथ का बनाया हुआ डोसा देकर चली जाती है। अब वो डोसा जैसे ही घर के सब लोग खाते हैं, सबके मुंह से निकलता है, ये है परफेक्ट डोसा। ये है परफेक्ट डोसा। बहू, ये डोसा बिल्कुल परफेक्ट बना है, लेकिन ये इतना परफेक्ट बना कैसे है, एक बार भाग्यलक्ष्मी से ज़रूर पूछना। जी पापा जी, वैसे भी उसे पूछने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। हमारी तो आखिरी उम्मीद ही अब भाग्यलक्ष्मी जी हैं। अब भाग्यलक्ष्मी ने इतना परफेक्ट डोसा कैसे बनाया, ये जानने के लिए दोनों भाग्यलक्ष्मी के घर पहुंच जाती हैं। आया वेलकम जी, वेलकम। भाग्यलक्ष्मी के घर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आइए अंदर आइए, वेलकम। दोनों भाग्यलक्ष्मी के घर के अंदर जाती हैं और डायरेक्ट उसे कहती हैं, भाग्यलक्ष्मी जी, हमें आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आया बिल्कुल बोलो जी, तुमको हमसे क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है? वो क्या है ना, हमारे ससुर जी का एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। हम दोनों को इडली और वड़ा तो अच्छे से बनाना आता है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी डोसा कभी परफेक्ट नहीं बन पाया। लेकिन आप उस दिन जो डोसा देकर गई थी ना, वो बिल्कुल परफेक्ट था। हमें बस आपसे ये जानना है कि आपने इतना परफेक्ट डोसा कैसे बनाया। आया बस इतना सा बात। तुम हमारे साथ हमारे किचन में आओ जी, हम तुमको सिखाता। भाग्यलक्ष्मी उन दोनों को किचन में लेकर जाती है और डोसे की रेसिपी बताती है। आया ये देखो जी, इसमें हमने 3 कटोरी छोटे वाला चावल डाला, 1 कटोरी उड़द का दाल डाला, थोड़ा सा चने का दाल भी डाला। इस डोसे को क्रिस्पी करने में बहुत हेल्प मिलता जी। अब इसको धो के इसमें मेथी दाना डाल के 3-4 घंटा भिगोने का और इसको पीस कर रात भर फर्मेंट होने को रख देने का जी। अरे लेकिन आपने इसके अंदर पोहा तो डाला ही नहीं।
आय पोहा तो जब डालता जी जब इडली बनाना होता, उसको सॉफ्ट करने के लिए पोहा डालने का, मगर डोसा उसको क्रिस्पी करने का, पोहा नहीं डालने का, वरना डोसा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा जी। हो, अब समझ में आई बात कि हमारी गलती क्या थी। एक तो हम चावल और उड़द की दाल बराबर बराबर डाल देते थे और उसमें पोहा भी डाल देते थे, इसलिए हमारा डोसा कभी अच्छा नहीं बनता था। अयो अब तो आपको डोसा बनाना आ गया जी, तो जल्दी जल्दी डोसा बनाओ और हमको भी खिलाओ जी। बिल्कुल बिल्कुल भाग्यलक्ष्मी जी, आपको नहीं पता आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की। हम दोनों की तरफ से आपका बहुत 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 थैंक यू। अयो मस्त वेलकम है जी ये। अब दोनों देवरानी जेठानी भाग्यलक्ष्मी की बताई हुई डोसे की रेसिपी से डोसा बनाती है और पहली बार उनका डोसा बिल्कुल परफेक्ट बनता है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन दोनों बहुओं को डोसा बनाना आ तो गया। अब मुझे मेरे रेस्टोरेंट की कोई चिंता नहीं। दोनों बहुओं को डोसा बनाना नहीं आता, इसकी चिंता भी अब किशोर जी के सर से छू मंतर हो जाती है और फाइनली दोनों बहुएं अपनी साउथ इंडियन पड़ोसन से एक परफेक्ट डोसा बनाना सीख ही जाती हैं।